नमस्कार, मैं डॉक्टर बहुसाहेब नड़े सुंदरराव सोलंकी महाविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं और आज मैं आपके सामने संप्रेषण का तात्पर्य एवं स्वरूप इस विषय को लेकर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संप्रेषण का तात्पर्य एवं स्वरूप को विस्तृत रूप से देखा है। आज के इस वीडियो में हम संप्रेषण के प्रकार और वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में संप्रेषण की भूमिका के साथ साथ संप्रेषण के महत्व को विस्तृत रूप से देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम संप्रेषण के प्रकारों को देख लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि भाव, विचार, कल्पना और सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम संप्रेषण कहते हैं और इस संप्रेषण को भाषा के द्वारा सार्थकता प्रदान की जाती है और यह संप्रेषण 5 घटकों के बीच या बिंदुओं के बीच संपन्न होता है, जिसे संप्रेषण के तत्व, संप्रेषण के लक्षण एवं संप्रेषण की विशेषताओं के नाम से हम संबोधित करते हैं, जिनमें वक्ता, संदेश, माध्यम, श्रोता और प्रतिपुष्टि महत्वपूर्ण है। इन 5 तत्वों के बीच संप्रेषण की प्रक्रिया जो है वह पूरी होती हुई हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया है। आज इस वीडियो में हम संप्रेषण के प्रकारों को देखने वाले हैं। संप्रेषण में प्रयुक्त होने वाले साधन एवं माध्यमों के आधार पर मुख्यतः संप्रेषण के 2 भेद किए जाते हैं, जिनमें से पहला महत्वपूर्ण भेद है भाषिक संप्रेषण, अर्थात अपने भाव, विचार, कल्पना और सूचनाओं को जब हम किसी भाषा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तब उस प्रक्रिया को भाषिक संप्रेषण के अंतर्गत रखते हैं या उसे हम भाषिक संप्रेषण कहते हैं। यह भाषिक संप्रेषण 2 सतह पर अपना कार्य करता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है और इसी के आधार पर भाषिक संप्रेषण के 2 उपभेद किए हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। उनमें से पहला उपभेद है लिखित संप्रेषण, अर्थात जब हम अपने भाव, विचार और कल्पनाओं को लिखित रूप से दूसरों तक पहुंचाते हैं तब उसे हम लिखित संप्रेषण कहते हैं। बहुत बार हम अपने भाव, विचार, कल्पना और सूचनाओं को दूर के लोगों तक, समाज तक, समुदाय तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे समय में प्रत्यक्ष हम उन तक पहुंच नहीं सकते। ऐसे समय में चिट्ठी लिखकर, तार भेजकर, ईमेल करके, फैक्स करके तथा टेलेक्स के द्वारा उन विचारों को लोगों तक हम पहुंचाते हैं, तब वह संप्रेषण लिखित संप्रेषण कहलाया जाता है। यह लिखित संप्रेषण अधिकांश बार संवैधानिक स्वरूप उसको देने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो लिखित संप्रेषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा भाषिक संप्रेषण का उपभेद है मौखिक संप्रेषण। बहुत बार कार्यालयों के अंतर्गत, व्यवसाय के अंतर्गत, घर परिवार के अंतर्गत, मित्रों के बीच, रिश्ते नातेदारों के बीच हम लिखित रूप से संप्रेषण नहीं करते तो उनके आमने सामने बैठकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, चर्चा करते हैं, सूचनाओं को दे देते हैं। तो मौखिक रूप से इस तरह विचारों का जो आदान प्रदान किया जाता है उसको हम मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत रख देते हैं। तो संप्रेषण का दूसरा महत्वपूर्ण भेद है भाषेत्तर संप्रेषण। भाषेत्तर संप्रेषण के अंतर्गत जब मनुष्य
अपने भाव, विचार, कल्पना और सूचनाओं को भाषा के अलावा अन्य साधन एवं उपकरणों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाने का काम करता है, तब उसे भाषेतर संप्रेषण हम कहते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि हम अपने मुख से कई प्रकार की ध्वनियों को निकालकर सामने वाले व्यक्ति तक अपने भाव, विचार तथा कल्पनाओं को पहुंचाते हैं। साथ ही किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इतना ही नहीं तो मुख मुद्राओं के द्वारा भी हम अपने भाव तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि किसी को देखकर अगर हमारी आंखें लाल हो जाती है तो सामने वाला तुरंत समझ लेता है कि गुस्सा आ गया है। किसी को देखकर अगर हमारे आंखों से पानी आ जाता है तो सामने वाला उसका अर्थ समझ लेता है। किसी को देखकर अगर हमारे ओठों में कंपी आ जाती है तो सामने वाला हमारे भावों को तुरंत समझ लेता है। इतना ही नहीं तो पंच इंद्रियों के द्वारा भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। स्पर्श करके, छू कर भी हम अपने भाव तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं तो कई बार हम अलग अलग प्रकार के चित्रों को दिखाकर भी अपने भाव तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि हरी झंडी जब हम देखते हैं तब हम समझ लेते हैं कि आगे कोई खतरा नहीं है, हम आसानी से जा सकते हैं। लाल झंडे अगर हम देखते हैं तो तुरंत उसका अर्थ समझते हैं कि आगे कोई ना कोई खतरा है, हमें यहां रुकना चाहिए। बहुत बार हम अपने हाथों के द्वारा इशारा करके दूसरों को अपनी तरफ बुलाते हैं या अपने भाव, विचार तथा कल्पनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं। हाथों से बुलाने का संकेत करते हैं तो सामने वाला आ जाता है, मना करने का संकेत करते हैं, सामने वाला निकल जाता है, रुकने के लिए केवल हाथ ऐसा करते हैं तो सामने वाला रुक जाता है। कभी कभी अपनी जो हाथों की उंगलियां हैं उन उंगलियों के द्वारा भी सामने वाला हमारे विचार तथा भावों को तुरंत समझता है। और इस तरह ये जो वाणी है, मुख मुद्राएं हैं या अलग अलग प्रकार के संकेत है, अलग अलग प्रकार के चित्र है, अलग अलग प्रकार के प्रतीक है, इन सभी के माध्यम से मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को निरंतर दूसरों तक पहुंचाता हुआ आया है। इन सभी साधनों को और इन सभी माध्यमों को भाषेतर संप्रेषण के साधन एवं माध्यमों के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह हम संप्रेषण के प्रकारों को संक्षिप्त में देख सकते हैं। इसके बाद हम वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में संप्रेषण की भूमिका को देख लेते हैं। आज का युग सूचना क्रांति का युग है। औद्योगिक क्रांति के पहले व्यवसाय गांव तक सीमित थे और इस कारण मौखिक रूप से इन व्यवसायों को सफलता दी जाती थी। लेकिन आज सूचना क्रांति का युग है, औद्योगिक क्रांति का युग है। यंत्रों के सहारे बड़े बड़े उद्योग व्यवसाय खड़े किए जा रहे हैं और उनका विस्तार भी दिन ब दिन होता जा रहा है। आज के वैज्ञानिक युग में हर कोई अपने विचार विश्व के सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता है और ऐसे में संप्रेषण ही एकमात्र ऐसा माध्यम एवं साधन है जिसके द्वारा हम विश्व भर के लोगों के साथ जुड़े रह सकते हैं, अपने भाव तथा विचारों को उन तक पहुंचा सकते हैं। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में संप्रेषण की इसी शक्ति को और क्षमता को देखते हुए महत्वपूर्ण स्थान दे दिया है। आज वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में यह संप्रेषण रीढ़ की हड्डी बनकर हमारे सामने आ चुका है। उसका कारण यह है कि संप्रेषण
का उद्देश्य लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाना है और बाजार के क्षेत्र में जो उत्पादित होने वाली वस्तु है उस वस्तु को दूसरों तक पहुंचाना, यह वाणिज्य व्यवसाय का उद्देश्य है। उस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता हमें देखने के लिए मिलती है और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आज वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में संप्रेषण जो है कारगर साबित हो रहा है। इतना ही नहीं तो उद्योग व्यवसाय के क्षेत्र में उद्योग को गति देने के लिए, उद्योग को फैलाने के लिए, वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए, उसका वितरण करने के लिए, साथ ही अर्थ के साथ जुड़ी हुई सभी क्रियाओं को पूरा करने के लिए संप्रेषण अपनी अहम भूमिका निभाता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। और इस कारण वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में यह संप्रेषण रीढ़ की हड्डी बनकर सामने आ चुका है। इसके बगैर हम न व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, न व्यवसाय को फैला सकते हैं, न व्यवसाय का उद्देश्य सफल कर सकते हैं। व्यवसाय की सफलता और असफलता आज संप्रेषण पर निर्भर करने लगी है। इस दृश्य को आज हम अलग अलग प्रकार के विज्ञापनों के द्वारा समझ सकते हैं। वस्तुओं का प्रचार एवं प्रसार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के संवादों के द्वारा हम समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, व्यवसाय के क्षेत्र में जो चरम उत्कर्ष की अवस्था तक पहुंचे हुए लोग हैं उन लोगों को देखने के बाद इस संप्रेषण का महत्व वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में कितना है उसको हम समझ सकते हैं। यह संप्रेषण केवल वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण एवं उपयुक्त नहीं है तो इसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी यह संप्रेषण हमें महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। व्यक्तिगत रुचियों को यह संप्रेषण पूरा करता है, व्यक्तिगत जरूरतों को यह संप्रेषण पूरा करता है। इतना ही नहीं तो व्यक्तिगत संबंधों को यह मजबूत करने का काम जो है यह संप्रेषण करता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। इतना ही नहीं तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए यह संप्रेषण आवश्यक है। इसके बगैर हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर ही नहीं सकते। साथ ही वे दो व्यक्तियों के बीच, व्यक्ति परिवार के बीच, व्यक्ति समुदाय के बीच, समुदाय समाज के बीच विचारों का आदान प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य यह संप्रेषण करता है। इन सभी के बीच समन्वय और तादात्म्य स्थापित करने का काम यह संप्रेषण करता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही उद्योग व्यवसाय के साथ साथ सरकारी तथा अर्ध सरकारी कार्यालयों में चलने वाले जो काम हैं या होने वाले जो कार्य है उन कार्यों को गति देने का, कार्यों की स्थिति जानना आदि का काम जो है यह संप्रेषण पर ही निर्भर करने लगा है। साथ ही व्यवसाय के क्षेत्र में व्यवसाय को वृद्धि देने के लिए, व्यवसाय को गति देने के लिए या पूंजी कमाने के लिए भी यह संप्रेषण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। इतना ही नहीं तो संप्रेषण के अंदर सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता हमें देखने के लिए मिलती है। भाव विचारों का जो आदान प्रदान किया जाता है उस विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से समाज परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन करने की क्षमता संप्रेषण के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं तो मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। अपने आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही है उन सभी घटनाओं को वह जानना चाहता है तथा जिन बातों को वह जान चुका है उसको वह दूसरों तक पहुंचाना चाहता है।
और इस दृष्टि से जिज्ञासुओं की तृप्ति करने का काम जो है इस संप्रेषण के द्वारा ही संभव हो जाता है और इसलिए इन जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए संप्रेषण आवश्यक है। मैं तो इसके आगे जाकर कहूंगा कि मानव की प्रगति, उन्नति और विकास में इस संप्रेषण की अहम भूमिका हमें देखने के लिए मिलती है। संप्रेषण के बगैर न हम किसी क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, न प्रगति कर सकते हैं, न मानव अपनी प्रगति और विकास कर सकता है। संप्रेषण ही एकमात्र ऐसी कुंजी है जो मानव को विकास के चरम उत्कर्ष तक ले जा सकती है और इसलिए यह संप्रेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कारण इस संप्रेषण के जो कौशल्य है उन कौशल्यों को हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है। भविष्य में जिसके पास यह संप्रेषण के कौशल्य विकसित होंगे वही अपने पैरों पर खड़ा होगा, वही सफलता के चरम उत्कर्ष की अवस्था तक पहुंच पाएगा और इसलिए हमें इन सभी संप्रेषणों के कौशलों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इस संप्रेषण की तरफ देखना चाहिए। तो इस तरह दो वीडियो के द्वारा हम संप्रेषण के अर्थ और उसके स्वरूप को देखने के साथ साथ संक्षेप में संप्रेषण के प्रकार और संप्रेषण की वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में भूमिका को देख सकते हैं। साथ ही संप्रेषण के महत्व को भी हम रेखांकित कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।